जिंदगी में सबसे ज्यादा डर हमें किस बात का लगता है? असफल होने का, अकेले रह जाने का, या फिर इस बात का कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हम में से ज्यादातर लोग अपने फैसले इस डर से इर्द गिर्द बनाते हैं कि कहीं कोई हमें जज ना कर ले, नकार ना दे, या पसंद करना बंद ना कर दे। धीरे धीरे यह डर इतना नॉर्मल हो जाता है कि हमें लगता है कि यही रियलिटी है। लेकिन यह किताब बहुत शांति से, बिना मोटिवेशनल शोर के, एक अलग सवाल पूछती है। अगर आपकी जिंदगी का कंट्रोल लोगों की राय में है, तो क्या वह जिंदगी सच में आपकी है? द करेज टू बी डिसलाइक्ड इसी सवाल से शुरू होती है। यह किताब आपको बेहतर इंसान बनाने की रेस में नहीं धकेलती, यह आपको यह समझाने की कोशिश करती है कि शायद आप पहले से ही ठीक है, बस आपने खुद को गलत फ्रेम में देखना सीख लिया है। यह पूरी कहानी एक बातचीत की तरह आगे बढ़ती है, जहां पुराने डर, सीखी हुई धारणाएं और खुद को लेकर बनी गलत मान्यताएं धीरे धीरे खुलती जाती है। यह किताब कहती है कि फ्रीडम का पहला स्टेप है यह स्वीकार करना कि हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा, और यह बिल्कुल ठीक है। पहला चैप्टर हमें उसी जड़ तक ले जाता है जहां से यह डर पैदा होता है। पहला चैप्टर इस सच्चाई से शुरू होता है कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ड्रामा के नाम पर जीते हैं। हम मान लेते हैं कि जो कुछ हमारे साथ हुआ वही हमें आज जैसा बना गया है। बचपन कैसा था, माता पिता कैसे थे, हालात कैसे थे, समाज ने क्या सिखाया, और हम यह मान लेते हैं कि अब हम बदल नहीं सकते क्योंकि अतीत ऐसा था। लेकिन इस किताब का पहला झटका यही है कि लेखक कहते हैं आपका अतीत आपकी जिंदगी को कंट्रोल नहीं करता, आप खुद करते हो। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है क्योंकि अगर यह सच है तो फिर जिम्मेदारी भी हमारी ही हो जाती है। आसान यह मानना होता है कि मैं ऐसा हूं क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ। मुश्किल यह मानना होता है कि मैं आज भी हर दिन चुनाव कर रहा हूं कि मुझे कैसा जीना है। इस चैप्टर में एडलेरियन साइकोलॉजी का एक बहुत गहरा लेकिन सरल सिद्धांत सामने आता है। लोग कारणों से नहीं, उद्देश्यों से जीते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि अतीत में कुछ गलत नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि हम उस अतीत का इस्तेमाल आज अपने फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। कोई कहता है मैं लोगों से नहीं मिल पाता क्योंकि बचपन में मुझे हर्ट किया गया था। लेकिन किताब पूछती क्या सच में वह हर्ट आपको रोक रहा है, या आप खुद को सेफ रखने के लिए दूरी चुन रहे हो? यह बात सुनना असहज है क्योंकि यहाँ पीड़ित होने का कंफर्ट छीन लिया जाता है, लेकिन इसी के साथ कंट्रोल वापस आता है। अगर आप चुन रहे हो तो आप बदल भी सकते हो। पहला चैप्टर यह भी साफ कहता है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं को पहचान का हिस्सा बना लेते हैं। मैं शर्मिला हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। लेकिन लेखक कहते हैं कि यह पहचान नहीं है, यह रणनीतियां हैं, रणनीतियां जिनसे हम खुद को चोट से बचाते हैं। अगर मैं कह दूं कि मैं इंट्रोवर्ट हूं तो मुझे कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं कह दूं कि मैं डरपोक हूं तो मुझे रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। यह सब अनकॉन्शियस होता है लेकिन बहुत पावरफुल होता है। इस चैप्टर का सबसे जरूरी पॉइंट यह है कि आपकी भावनाएं भी हमेशा ऑटोमेटिक नहीं होती। हम सोचते हैं गुस्सा आ गया, डर लग गया, दुख हो गया, लेकिन किताब कहती है पहले उद्देश्य होता है, फिर भावना आती है। अगर आपको किसी को कंट्रोल करना है तो गुस्सा आएगा, अगर आपको किसी सिचुएशन से भागना है तो डर आएगा। यह बात सुनने में अजीब लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो कई बार हम अपनी भावनाओं का इस्तेमाल ढाल की तरह करते हैं। पहला चैप्टर हमें यह एहसास देकर छोड़ता है कि फ्रीडम की शुरुआत बहुत अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि जैसे ही आप यह मान लेते हो कि आप जिम्मेदार हो, वैसे ही आपके पास एक्सक्यूज खत्म हो जाते हैं। लेकिन उसी के साथ एक नई संभावना भी खुलती है। अगर आपने खुद को इस हालत में लाया है तो आप खुद को इससे बाहर भी निकाल सकते हो, और यही इस किताब की पूरी यात्रा का आधार बनता है। आगे के चैप्टर्स में हम देखेंगे कि कैसे दूसरों की राय से आजादी, सेल्फ वैल्यू और सच्चे रिश्तों की समझ इसी एक बदलाव से निकलती है। दूसरा चैप्टर उस जगह पर जाता है जहां ज्यादातर लोग अंदर से फंसे रहते हैं,
लेकिन उसे समझ नहीं पाते। यह चैप्टर सीधे इस सवाल को उठाता है कि हम दूसरों की राय को इतना पावर क्यों दे देते हैं। क्यों किसी की एक नज़र, एक कमेंट और एक नापसंद हमारे पूरे मूड और फैसलों को हिला देती है। किताब बहुत शांति से बताती है कि इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज बांधती है वह है अप्रूवल की चाहत। हमें लगता है कि अगर लोग हमें पसंद करेंगे तभी हम सेफ हैं, और अगर किसी ने नापसंद कर दिया तो जैसे हमारी वैल्यू ही कम हो गई। इस चैप्टर में यह साफ किया जाता है कि अप्रूवल की जरूरत असल में बचपन से सीखी हुई है। जब हम छोटे होते हैं तब सरवाइव करने के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, माता पिता, टीचर्स, समाज। धीरे धीरे दिमाग यह सीख लेता है कि प्यार और सेफ्टी कंडीशनल है। अच्छा बनोगे तो स्वीकार किए जाओगे, गलत करोगे तो रिजेक्ट कर दिए जाओगे। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब हम बड़े होने के बाद भी उसी सिस्टम में जीते रहते हैं, जबकि अब हमें सरवाइव करने के लिए हर किसी का अप्रूवल नहीं चाहिए होता है। यह चैप्टर एक बहुत अनकंफर्टेबल लेकिन बहुत जरूरी बात कहता है। अगर आप चाहते हो कि हर कोई आपको पसंद करे तो आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही आप सबको खुश रखने की कोशिश करते हो आप खुद को खोना शुरू कर देते हो। आप वह बोलते हो जो सुरक्षित लगे, आप वह करते हो जो एक्सेप्टेबल लगे, और धीरे धीरे आपकी जिंदगी आपकी नहीं रहती, वह दूसरों की उम्मीदों का प्रोजेक्ट बन जाती है। लेखक यहाँ करेज टू बी डिसलाइक का मतलब बहुत साफ करते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप जानबूझकर लोगों को दुख पहुंचाओ या एरोगेंट बन जाओ। इसका मतलब यह है स्वीकार करना कि आपके ऑथेंटिक जिंदगी जीने की कीमत यह हो सकती है कि कुछ लोग आपको पसंद ना करें, और यह कीमत चुकाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस कीमत से बचते हो तो आप पूरी जिंदगी अपने आप से दूर रहते हो। इस चैप्टर में एक बहुत गहरा कॉन्सेप्ट आता है, टास्क का सेपरेशन। किताब कहती है हर इंसान की जिंदगी में उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। आपका काम है ईमानदारी से जीना, अपनी वैल्यूज के अनुसार फैसले लेना। लेकिन लोग आपको कैसे जज करेंगे, आपको पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, यह उनका टास्क है। जब आप दूसरों के टास्क को अपने सिर पर उठा लेते हैं तो तभी स्ट्रेस पैदा होता है। आप सोचने लगते हो क्या लोग क्या कहेंगे, उन्हें बुरा लगेगा, वे नाराज हो जाएंगे। लेकिन यह सब आपके कंट्रोल में कभी था ही नहीं। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि अप्रूवल की भूख हमें रिश्तों में भी कमजोर बना देती है। हम हाँ कह देते हैं जब अंदर से ना कहना चाहते हैं, हम चुप रहते हैं जब सच बोलना जरूरी होता है, और फिर अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट बनता है। किताब कहती है यह रिजेंटमेंट इसलिए आता है क्योंकि अपनी जिम्मेदारी छोड़ दी और दूसरों की जिम्मेदारी उठा ली। दूसरे चैप्टर का कोर मैसेज बहुत शांत लेकिन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप यह हिम्मत नहीं जुटा सकते कि कोई आपको पसंद करे ना पसंद करे तो आप कभी भी अपनी जिंदगी नहीं जी पाओगे। फ्रीडम का मतलब यह नहीं कि हर कोई आपको पसंद करे। फ्रीडम का मतलब है कि आप खुद के साथ ईमानदार रह सको, चाहे कोई ताली बजाए या नहीं। यही हिम्मत आगे चलकर सेल्फ रिस्पेक्ट, हेल्दी रिलेशनशिप और सच्ची खुशी की नींव बनाती है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि यह सोच रिश्तों को कैसे बदलती है और क्यों सच्चा कनेक्शन अप्रूवल से नहीं बराबरी से पैदा होता है। तीसरी चैप्टर उस भ्रम को तोड़ता है जिसे हम अक्सर प्यार और रिश्तों का नाम दे देते हैं। यह किताब एक बहुत सीधी लेकिन असहज बात कहती है कि ज्यादातर रिश्ते बराबरी पर नहीं टिके होते बल्कि पावर पर टिके होते हैं। कोई ऊपर होता है, कोई नीचे, कोई खुश करने की कोशिश करता है, कोई खुश होने का इंतजार करता है। जहां बराबरी नहीं होती वहां सच्चा कनेक्शन भी नहीं होता। हम इसे प्यार समझ लेते हैं लेकिन असल में यह एक तरह का डिपेंडेंस होता है। इस चैप्टर में एडलरियन साइकोलॉजी का एक बहुत अहम सिद्धांत सामने आता है। सभी इंसान बराबर हैं लेकिन एक जैसे नहीं। बराबरी का मतलब यह नहीं कि सबकी जिंदगी स्किल्स या रोल सेम है। बराबरी का मतलब है कि किसी की वैल्यू किसी और से कम हो या ज्यादा नहीं है। जैसे ही हम किसी को ऊपर या नीचे रखते हैं
रिश्ते बिगड़ने लगते हैं। माता पिता और बच्चों में, बॉस और एम्प्लॉय में, पार्टनर्स के बीच ऊपर वाला कंट्रोल करना चाहता है, नीचे वाला अप्रूवल चाहता है। यह चैप्टर बहुत शांति से यह दिखाता है कि अप्रूवल बेस्ड रिश्ते कैसे बनते हैं। जब हम किसी से यह उम्मीद रखते हैं कि वह हमें वैलिडेट करे, हमें कंप्लीट महसूस कराए, तब हम अनजाने में उसे पावर दे देते हैं। और जहाँ पावर होती है वहाँ डर भी आता है। डर कि कहीं वह नाराज ना हो जाए, कहीं छोड़ ना दे। इस डर में हम खुद को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे हम रिलेशनशिप में रहते हुए भी अकेले हो जाते हैं। लेखक यहाँ एक बहुत क्लियर डिफरेंस बताते हैं। कंट्रीब्यूशन और कंट्रोल में फर्क होता है। हेल्दी रिश्ते कंट्रीब्यूशन पर चलते हैं। हर इंसान अपनी तरफ से कुछ देता है बिना यह गिने कि सामने वाला क्या दे रहा है। लेकिन अनहेल्दी रिश्ते कंट्रोल पर चलते हैं। कोई एक तय करता है कि क्या सही है, क्या गलत, और दूसरा बस खुद को बचाने की कोशिश करता है। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है कि अगर आप किसी रिश्ते में रहकर खुद को छोटा महसूस करते हो तो समस्या आपकी कमी नहीं है, समस्या उस स्ट्रक्चर में है जहां बराबरी नहीं है। लेकिन यह किताब एक इम्पोर्टेंट बात जोड़ती है। बराबरी मांगने से नहीं आती, बराबरी तब आती है जब आप खुद को बराबर मानना शुरू करते हो। जब आप यह मान लेते हो कि आपकी वैल्यू किसी की मंजूरी पर डिपेंड नहीं करती। तीसरा चैप्टर हमें यह एहसास देकर छोड़ता है कि सच्चा कनेक्शन तभी बनता है जब दो इंसान एक दूसरे को ऊपर या नीचे नहीं आमने सामने दिखते हैं। ना कोई गुरु, ना कोई चेले, ना कोई हीरो, ना कोई फॉलोअर, सिर्फ दो इंसान अपनी जिम्मेदारी के साथ। और यही बराबरी आगे चलकर वह साहस देती है जहां आप नापसंद किए जाने से नहीं डरते, क्योंकि अब आपकी वैल्यू किसी और के हाथ में नहीं है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि यह सोच लाइफ के गोल्स, सक्सेस और खुशी की परिभाषा को कैसे पूरी तरह बदल देती है। चौथा चैप्टर उस सवाल पर आता है जिसे हम बहुत कम ईमानदारी से पूछते हैं, जिंदगी का मकसद क्या है। ज्यादातर लोग इस सवाल से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसका जवाब बहुत बड़ा या बहुत भारी होगा। लेकिन यह किताब हमें इसे बहुत साधारण और जमीन से जुड़ी जगह पर लाकर रख देती है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी का मतलब खुश होना नहीं, जिंदगी का मतलब है उपयोगी होना। यह बात पहली बार सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है क्योंकि हम खुश रहने को ही सब कुछ मानते हैं। लेकिन जब खुशी ही गोल बन जाती है तब हर दुख फेलियर लगने लगता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इंसान को असल में जो चीज सेटिस्फेक्शन देती है वह है यह फीलिंग कि मैं किसी काम आ रहा हूँ, किसी को फायदा हो रहा है, किसी की जिंदगी में मेरी मौजूदगी का कोई मतलब है। जब यह फीलिंग आती है तब खुशी अपने आप पीछे पीछे आती है। लेकिन अगर आप खुशी को डायरेक्ट पकड़ने की कोशिश करते हो तो वह हाथ से फिसल जाती है। यह किताब यह भी साफ करती है कि उपयोग होने का मतलब ग्रेट अचीवमेंट नहीं। इसका मतलब यह नहीं कि आपको कुछ बड़ा करना ही होगा। कई बार बस ईमानदारी से अपना रोल निभाना, किसी की मदद करना, किसी के लिए मौजूद रहना भी पर्याप्त होता है। लेकिन जब आप हर चीज की रिजल्ट और अप्रूवल से जोड़ देते हो तब यह सिंपल कंट्रीब्यूशन भी भारी लगने लगता है। इस चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट शिफ्ट आता है। लेखक कहते हैं कि जिंदगी को मैं क्या पा रहा हूँ से हटाकर मैं क्या दे रहा हूँ की तरफ ले जाना जरूरी है। जब फोकस पाने पर होता है तो तुलना आती है, जलन आती है और इनसिक्योरिटी आती है। लेकिन जब फोकस देने पर होता है तो मन शांत होता है क्योंकि देने में आप अपने कंट्रोल में होते हो, पाने में नहीं। यह चैप्टर यह भी बताता है कि कई लोग यह सोचकर दुखी रहते हैं कि उनकी जिंदगी का कोई बड़ा मकसद नहीं है। लेकिन यह किताब कहती है कि यही सोच आपको रोक रही है। मकसद कोई दूर बैठा हुआ ग्रैंड आइडिया नहीं, मकसद हर दिन के छोटे छोटे कामों में बनता है। जब आप किसी टास्क को पूरे ध्यान से करते हो, जब आप बिना दिखावे किसी के काम आते हो, जब आप अपनी जिम्मेदारी से भागते नहीं हो। चौथे चैप्टर का कोर मैसेज बहुत शांत लेकिन बहुत मजबूत है। खुशी एक साइड इफेक्ट है, गोल नहीं है। जब आप खुद को उपयोगी महसूस करने लगते हो तब
लाइफ का वेट हल्का हो जाता है। आपको हर समय यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप खुश हैं। आप बस लगे रहते हो और वही लगे रहना अंदर एक गहरी संतुष्टि पैदा करता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि यह सोच अकेलेपन, समाज और कम्युनिटी के साथ हमारे रिश्ते को कैसे बदल देती है और क्यों सच्ची आज़ादी अकेले खड़े होने से नहीं बल्कि दूसरों के साथ योगदान करने से आती है। पांचवा चैप्टर उस जगह पर जाता है जहां आज का इंसान सबसे ज्यादा उलझा हुआ है, अकेलापन और समाज के बीच का रिश्ता। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम दूसरों की उम्मीदों से बाहर निकल गए, अगर हमें लोगों की राय की परवाह नहीं रही, तो हम समाज से कट जाएंगे। लेकिन यह किताब बहुत शांति से इस डर को तोड़ती है। लेखक कहते हैं कि अप्रूवल से आज़ादी का मतलब समाज से दूरी नहीं है, इसका मतलब है समाज में बराबरी के साथ खड़े होना। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि ज़्यादातर लोग या तो भीड़ में खुद को खो देते हैं या फिर खुद को बचाने के लिए पूरी तरह अलग हो जाते हैं। दोनों ही एक्सट्रीम हैं। भीड़ में खो जाना इसलिए हो जाता है क्योंकि हम एक्सेप्टेंस चाहते हैं और पूरी तरह अलग हो जाना इसलिए होता है क्योंकि हम रिजेक्शन से डरते हैं। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी एक तीसरा रास्ता दिखाती है, जुड़े रहो लेकिन डिपेंडेंट मत बनो। लेखक बताते हैं कि कम्युनिटी का असली मतलब यह नहीं है कि आप हर बात में फिट हो जाओ। कम्युनिटी का मतलब है कि आप अपने यूनिकनेस के साथ योगदान दो। जब आप हर यह सोचकर लोगों के बीच जाते हो कि मुझे क्या मिलेगा, तब तुलना और इनसिक्योरिटी आती है। लेकिन जब आप यह सोच कर जाते हो कि मैं यहाँ क्या दे सकता हूँ, तब आपका डर कम होने लगता है क्योंकि देने में कोई कंपटीशन नहीं होता है। इस चैप्टर में एक बहुत गहरी बात कही गई है, सच्चा अपनापन अप्रूवल से नहीं योगदान से आता है। जब आप किसी ग्रुप में अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करते हो तब आप खुद को छोटा महसूस करते हो, लेकिन जब आप बिना शर्त कुछ देते हो तो आपको खुद ब खुद जगह मिल जाती है। यह जगह मांगी नहीं जाती, यह बनाई जाती है। यह चैप्टर यह भी साफ करता है कि अकेलापन हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार अकेलापन इस बात का साइन होता है कि आप भीड़ के साथ बहने से इनकार कर रहे हो, और यह इनकार कमजोरी नहीं है, यह आत्मसम्मान है। लेकिन लेखक यह भी कहते हैं कि अकेलेपन की दीवार मत बनने दो, उसे ब्रिज बनने दो। खुद को जानने के लिए अकेले रहो और दूसरों से जुड़ने के लिए वापस आओ। पांचवा चैप्टर हमें यह समझाकर छोड़ता है कि सच्ची आज़ादी समाज से कटने में नहीं है बल्कि समाज में रहते हुए खुद को ना खोने में है। आप दूसरों के साथ चल सकते हो, बिना खुद को छोड़े आप कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, बिना अपनी आवाज दबाए। और यही संतुलन वह जगह है जहाँ इंसान ना अकेला रहता है ना भीड़ में खोया हुआ। अगले चैप्टर में हम उस डर की बात करेंगे जो इस पूरी सोच के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बनता है, फेलियर का डर। और यह डर हमारी जिंदगी को कैसे चुपचाप कंट्रोल करता है। छठा चैप्टर उस डर को सामने लाता है जिसे हम अक्सर छुपा कर रखते हैं, फेलियर का डर। यह डर इतना लाउड नहीं होता कि रोज महसूस हो, लेकिन इतना गहरा होता है कि हमारे ज्यादातर फैसलों को चुपचाप कंट्रोल रहता है। हम सोचते हैं कि हम रिस्क नहीं ले रहे हैं क्योंकि टाइम सही नहीं है, हालात सही नहीं है, या हम तैयार नहीं है। लेकिन किताब बहुत साफ कहती है कि कई बार यह सारी बातें सिर्फ एक कवर होती है। असली वजह होती है डर कि अगर हम फेल हो गए तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि फेलियर का डर असल में गलती करने का डर नहीं है, यह दूसरों की नज़रों में गिर जाने का डर है। हमें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, हमें जज करेंगे, हमें सीरियस नहीं लेंगे, और इसी डर की वजह से हम सुरक्षित रास्ते चुनते हैं, छोटे सपने देखते हैं और कई बार कुछ भी शुरू ही नहीं करते। किताब कहती है जो इंसान कभी फेल नहीं होता वह इंसान कभी कोशिश भी नहीं करता। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया सामने आता है, फेलियर कोई पर्सनल हार नहीं है, वह सिर्फ एक रिजल्ट है। लेकिन हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं मैं फेल हो गया, बजाय इसके कि हम कहें यह काम नहीं चला। जब हम खुद को फेलियर से जोड़
लेते हैं तब वह हमें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन जब हम फेलियर को एक एक्सपीरियंस की तरह देखते हैं तब वह हमें आगे बढ़ने की जानकारी देता है। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि कई बार लोग फेलियर से बचने के लिए एक्सीलेंस का मुखौटा पहन लेते हैं। वे कहते हैं मुझे परफेक्ट करना है, मुझे बेस्ट रिजल्ट चाहिए। लेकिन परफेक्शनिज्म अक्सर करेज नहीं होता, वह डर होता है। डर कि अगर सब कुछ परफेक्ट नहीं हुआ तो लोग मुझे नाकाम समझेंगे। किताब बहुत शांति से कहती है अधूरा एक्शन भी परफेक्ट न एक्शन से बेहतर है। लेखक यहाँ फिर से टास्क सेपरेशन बात लाते हैं। आपका टास्क है कोशिश करना, सीखना, ईमानदारी से अपना बेस्ट देना, लेकिन रिजल्ट कैसा आएगा, लोग उसे कैसे देखेंगे, यह आपके टास्क में नहीं आता। जब आप रिजल्ट की जिम्मेदारी भी अपने ऊपर ले लेते हो तब हर कदम भारी लगने लगता है। लेकिन जब आप सिर्फ अपने एक्शन पर फोकस करते हो तब डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। इस चैप्टर का कोर मैसेज बहुत सीधा है हुआ है, फेलियर से बचने की कोशिश मत करो, उससे सीखने की तैयारी करो। जो इंसान यह मान लेता है कि वह गलत हो सकता है वही इंसान आगे बढ़ सकता है, क्योंकि अब उसे अपनी इमेज बचाने की जरूरत नहीं रहती, अब वह ईमानदारी से जी सकता है। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि जब इंसान इस डर से बाहर निकलता है तब वह असली खुशी को कैसे समझना शुरू करता है और क्यों खुशी एक गुण नहीं बल्कि जीने का तरीका बन जाती है। 7वां चैप्टर उस जगह पर ले जाता है जहां ज्यादातर लोग कभी रुक कर सोचते ही नहीं। खुशी हम सब मान लेते हैं कि खुशी कुछ पाने के बाद आती है, जब लोग हमें पसंद करेंगे, जब हम सफल होंगे, जब हमारी इमेज मजबूत हो जाएगी तब हम खुश होंगे। लेकिन यह किताब इस सोच को उल्टा कर देती है। यह कहती है कि खुशी कोई रिवार्ड नहीं है, खुशी कोई एंड रिजल्ट नहीं है, खुशी एक चॉइस है जो आप अभी लेते हैं बिना इस गारंटी के कि लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। यह चैप्टर बहुत साफ शब्दों में कहता है कि अगर आपकी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर टिकी है तो आप कभी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि लोग बदलते रहते हैं, उनकी राय बदलती रहती है और जिस दिन किसी ने आपको नापसंद कर लिया उसी दिन आपकी खुशी भी गिर जाती है। इस वजह से लेखक कहते हैं कि दूसरों को खुश करने की कोशिश छोड़ना सेल्फीनेस नहीं है, यह सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ एक गहरा पॉइंट है सामने आता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम अच्छे होंगे, सही होंगे, परफेक्ट होंगे तो लोग हमें नापसंद नहीं करेंगे। लेकिन सच यह है कि आप जितने भी अच्छे क्यों ना हो जाओ, कोई ना कोई आपको डिसलाइक करेगा ही। यह कोई फेलियर नहीं है, यह रियलिटी है। जब आप यह सच्चाई को एक्सेप्ट कर लेते हो तब आपको अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी मिलती है। यह चैप्टर यह भी समझाता है कि खुशी और कंफर्ट एक जैसी चीज नहीं है। कंफर्ट आपको सेल्फ फील कराता है, खुशी आपको अलाइव फील कराती है। कंफर्ट में आप दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से ढल जाते हैं, खुशी आप अपनी वैल्यू के हिसाब से जीते हो। अक्सर यह दोनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। लेखक यह बताते हैं कि जो इंसान सिर्फ अप्रूवल के लिए जीता है वह अंदर से थका हुआ रहता है, वह डर बातचीत में खुद को एडजस्ट करता है, हर डिसीजन में सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे वह अपनी असली आवाज को खो देता है और फिर उसे समझ नहीं आता कि वह खुश क्यों नहीं है जबकि बाहर से लोग ठीक दिखता है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन यह है कि खुशी का मतलब यह नहीं कि सब आपको पसंद करें, खुशी का मतलब यह है कि आप खुद को पसंद करना सीख लो। तभी जब कोई और नहीं करता तब आप यह जिम्मेदारी दूसरों से वापस लेकर अपने हाथ में ले लो, तब जिंदगी हल्की लगने लगती है। अब आपकी मुस्कान किसी की अनुमति की मोहताज नहीं रहती है। यही से किताब हमें अगले सवाल की तरफ ले जाती है। अगर हमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, अगर हमें सबको खुश नहीं करना है तो फिर इंसान को मोटिवेट क्या करता है। अगला चैप्टर इसी पर रोशनी डालता है, लाइफ का मतलब और वह मकसद जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। 8वां चैप्टर उस सवाल को छूता है जो बहुत साइलेंट होता है लेकिन बहुत भारी भी। अगर हमें दूसरों को खुश नहीं करना है, अगर हमें अप्रूवल के पीछे नहीं भागना है तो फिर इंसान आखिर जी किसके लिए रहा है।
यह चैप्टर कहता है कि इंसान सिर्फ खुशी के लिए नहीं जीता, इंसान मीनिंग के लिए जीता है, और मीनिंग कभी कभी अकेले अपने लिए जीने से नहीं आती। यहाँ लेखक एक बहुत अलग एंगल से बात करते हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी का मकसद खोजा नहीं जाता, जिंदगी का मकसद चुना जाता है। यह चुनाव तब शुरू होता है जब आप यह तय करते हो कि आप समाज को क्या दे सकते हो, न कि समाज आपको क्या देगा। यह बात सुनने में भारी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप खुद को भूल जाओ। इसका मतलब यह है कि आप खुद को किसी बड़े कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट में रखो। यह चैप्टर समझाता है कि इंसान तब सबसे ज्यादा खोया हुआ महसूस करता है जब वह खुद को बेकार समझने लगता है, जब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी किसी के काम की नहीं है। इसी फीलिंग से इनसिक्योरिटी, कंपैरिजन और अप्रूवल की भूख पैदा होती है। लेकिन जैसे ही इंसान यह महसूस करता है कि उसकी मौजूदगी किसी न किसी तरह किसी और के लिए वैल्यू क्रिएट कर रही है, अंदर से एक स्थिरता आने लगती है। यहाँ यह साफ किया जाता है कि कंट्रीब्यूशन का मतलब ग्रैंड जेस्चर नहीं होता। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है। कई बार किसी एक इंसान की जिंदगी में थोड़ा सा पॉजिटिव असर डाल देना भी काफी होता है। एक ईमानदार बातचीत, एक सही समय पर दी गई मदद, या सिर्फ किसी को बिना जज किए सुन लेना, यह छोटी छोटी चीजें इंसान को यह एहसास दिलाती है कि वह यूजलेस नहीं है। लेखक यह भी कहते हैं कि मीनिंग तब आती है जब आप अपने रोल को एक्सेप्ट करते हो। हर इंसान का रोल अलग अलग होता है। सबको लीडर नहीं बनना, सबको सेंटर स्टेज पर नहीं आना। कुछ लोग सपोर्ट रोल में भी गहरी सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने रोल की तुलना किसी और के रोल से करने लगते हैं। उसी पल मीनिंग गायब होने लगती है। इस चैप्टर में एक बहुत सॉफ्ट लेकिन पावरफुल बात कही जाती है। आप तभी फ्री होते हो जब आप खुद को समाज के जज से नहीं बल्कि समाज के मेंबर की तरह देखते हो। जज का मतलब होता है कंपेयर करना, रेड करना, अप्रूवल या डिसअप्रूव करना। मेंबर का मतलब होता है हिस्सा बनना, योगदान देना, जुड़ना। जब आप खुद को मेंबर मान लेते हो तब आपको यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप बेहतर हो, आप बस मौजूद होते हो। यह चैप्टर यह भी दिखाता है कि जिंदगी का मतलब कोई फिक्स फिलॉसफी नहीं है। आज जो आपको मीनिंग देता है कल बदल सकता है, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम एक परमानेंट जवाब ढूंढने लगते हैं। जैसे ही हम एक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि मीनिंग फ्रूट है, जिंदगी हल्की हो जाती है। अंत में यह चैप्टर एक बहुत ग्राउंडिंग एहसास छोड़ता है। आप यहाँ सिर्फ खुद को साबित करने नहीं आए हो, आप यहाँ किसी न किसी तरह से हिस्सा बनने आए हो। और जब आप यह हिस्सा बनना सीख जाते हो तब ना पसंद, ना किए जाने का डर, ना अपने छोटा पढ़ने का लगता है, क्योंकि अब आपकी वैल्यू किसी की राय से नहीं आपके योगदान से तय होती है। यहीं से किताब अपने आखिरी चैप्टर की ओर बढ़ती है। तब तक हमने अप्रूवल, फ्रीडम, खुशी और मीनिंग की बात की। आखिरी चैप्टर इन सबको एक जगह जोड़ता है और दिखाता है कि जब इंसान यह सब समझ लेता है कि उसकी जिंदगी अंदर से कैसी बदलती है। वो आगे भी लिख देगा तो पता